हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भारतीय संविधान का भाग 1 यह कहता है कि जो भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, उसके राज्य क्षेत्र में कैसे नए राज्यों का निर्माण हो या कैसे विदेशी क्षेत्रों को अपने भारत के अंदर या कहीं संघ के अंदर मिलाया जाए। हमने ये सब तो पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को तो जान लिया था, मगर ये नहीं जाना था कि आज जो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आखिर इन सब के पीछे बनने का कारण क्या रहा है। क्योंकि हम ध्यान से देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 के बीच हमें कारण नहीं बताया गया है कि किस आधार पर, किस कारण पर हम नए राज्यों का निर्माण करें। केवल वहाँ बताने की कोशिश की गई है कि नए राज्यों का नाम परिवर्तन या कहें नए राज्यों का निर्माण या कहें सीमा में परिवर्तन, घटाना बढ़ाना, केवल इस प्रोसेस की वहाँ बात की गई है। वहाँ ये नहीं बताया कि नए राज्यों का निर्माण कैसा हो। आज हम उसे ही जानेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हम इसे पूरे इतिहास से ही समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी को पता है 1857 की भारत में क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन भारत में एक्ट लेकर के आता है जिसका नाम था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या कहीं भारत शासन अधिनियम लेकर के आता है। इसमें होता क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है और उसके शासन को समाप्त करने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में देखने के लिए मिलता है। ब्रिटिश क्राउन की सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन क्या था? ब्रिटिश क्राउन वही जो वहाँ पर राजा होता है, रानी होती है। अब उसकी सत्ता भारत में स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से वहाँ जो राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में थी वो छीन ली और साथ ही साथ हुआ क्या, जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आ गई तो देश के अंदर जितनी भी देशी रियासतें थी वो सबको इनका सम्मान करना था। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये रेगुलेट करने का काम करेगी अब किसको, देसी रियासतों को। अब दूसरा आ गया कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसका नाम क्या परिवर्तन कर दिया, नाम परिवर्तन करके रखा गया वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। इसलिए 1858 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब ईस्ट इंडिया का शासन जो है यहाँ से खत्म हो जाता है, अब केवल अब वो व्यापारिक कंपनी बन करके रह गई है और वायसराय का पद एक नए पद का निर्माण हो जाता है जिससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता। तो इसके आधार पर पहले वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग बने। अब हम जानते हैं कि यहाँ से तो हमें पता चल गया कि किसका कंट्रोल भारत में आ गया। अब हम जानते हैं 1920 का नागपुर प्रस्ताव। आखिर 1920 का नागपुर प्रस्ताव कहता क्या था? देखो, भारत की प्रकृति को जाने, भारत का नेचर को जाने तो भारत का नेचर कैसा है, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजन, मल्टी कल्चर। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं भारत इतना डाइवर्स है या कहीं विविधता वाला देश है। तो इस विविधता को ध्यान में रखते हुए आज़ादी से पहले से ही भारत में कई सारी भाषाओं के आधार पर राज्य निर्माण की चर्चा हमें सुनने के लिए मिलती है, जैसे मराठा, कन्नड़, तेलुगु। इन सब का कहना था जब हम आज़ादी ले लेंगे, आज़ादी होने से पहले या संविधान सभा जब हमारी बनेगी तो हम क्या करेंगे, हमारा जो संविधान होगा या कहीं नए राज्यों का जो निर्माण होगा उसमें हमें एक अलग मराठा क्षेत्र मिले, कन्नड़ क्षेत्र मिले, तेलुगु क्षेत्र मिले, ये सब की मांग होती है। और 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर प्रस्ताव आता है। नागपुर प्रस्ताव में ये कहा गया जल्द ही हम इस सब के आधार पर भी राज्यों का निर्माण करेंगे। किसके आधार पर? भाषाओं के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करेंगे। देखो, एक फैक्ट पता चला कि नए राज्यों का निर्माण होगा कैसे, कि कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में रही। 1920 में ही नागपुर प्रस्ताव हो गया और ये पता चला कि भाषाई आधार पर भारत में नए राज्यों का जन्म हो सकता है। क्योंकि चाहे वो हम पंजाब को देखें, पंजाब में 1920 से ही अकाली दल की मांग थी कि पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर हमें एक अलग राज्य बनाया। अब तीसरे की बात करें तो यहाँ पर लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 में आती है। इसमें कहा गया कि भारत को बेशक हम आज़ाद करेंगे, मगर भारत में हो रहे या कहें आंदोलन या विरोध के कारण एक पाकिस्तान की मांग हो रही थी जिन्ना के द्वारा। तो ये कहा गया जब यहाँ से हम चले जाएंगे, कौन चले जाएंगे, अंग्रेज लोग, तो हम एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा और दूसरा तीसरा था प्रिंसली स्टेट। ये कहा गया इस योजना के तहत कि जो प्रिंसली स्टेट
चाहे तो वो इंडिया में रह सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में रह सकता है। देश प्रिंसली स्टेट का मतलब यहाँ पर हुआ देसी रियासतें। यहाँ पर उनकी मर्जी होगी, या तो वह स्वतंत्र रखे, अपने आप को आज़ाद रखे, या इंडिया या पाकिस्तान में से भी किसी से भी मिल जाए। तो यहाँ पर ये विवाद हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के तहत सर रेडक्लिफ को भी बुलाया गया। सर रेडक्लिफ व्यक्ति कौन थे? क्योंकि यहाँ पर बनने जा रहा था पाकिस्तान, भारत से या कहीं हिंदुस्तान से एक देश टूट करके पाकिस्तान बनना जा रहा था। उस पाकिस्तान में हम देखते हैं पाकिस्तान दो क्षेत्रों से बना, एक हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान और एक कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज का वर्तमान का बांग्लादेश है। तो जो ये क्षेत्र बना था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वो बना था हमारे पंजाब और बंगाल को काट करके। इनमें से ही हमने पाकिस्तान निकाला था। तो सर रेडक्लिफ आए थे। सर रेडक्लिफ ने क्या किया, विभाजन रेखाएं खींच दी कि ये क्षेत्र किसके पास होगा, ये पाकिस्तान के पास, और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के पास होगा। इसकी सर रेडक्लिफ को बस अभी इतना ही जाने कि सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत में विभाजन रेखा खींच दी गई, नक्शा तैयार कर दिया गया कि इस पंजाब में से आधा हिस्सा किसके पास जाएगा, पश्चिमी पाकिस्तान के, और आधा हिस्सा बंगाल में से कहाँ जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान में। तो ये अभी बस इतना ध्यान रखें, जब अगली वीडियो आएगी उसमें बेरुबारी मामला ये सब क्या हुआ, उस विवाद से सर रेडक्लिफ को अच्छे से हम जानेंगे। अब अगली बात आती है, देखो यहाँ तो बट गए दो देश तो बट गए। अब तीसरी बात आती है 565 देसी रियासतें भी थी। कि इन देसी रियासतों की बात आई तो कैसे इन्हें भारत में शामिल किया जाए, या कैसे पाकिस्तान इसे अपने अंदर शामिल करे। तो पूरी 565 रियासतें थी, उसमें से 13 तो किसके साथ चली गई, 13 चली गई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वाले भाग में वो समाहित हो जाती है, वहाँ जुड़ जाती हैं। और जो 552 बची, 552 भारत के अंदर बटनी थी, या कि भारत के अंदर उन्हें हमें शामिल करना था। और वो बड़ी चुनौती थी कि एक हम अखंड भारत का निर्माण कर सके, सभी क्षेत्रों को अपने में मिला सके। देखो 552 में से लगभग सभी हमारे अंदर शामिल हो जाती है, बची बस केवल 3 रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। इनको चुनौतियों के साथ हमने भारत में फिर भी अपना लिया गया। और इस अपनाने के तहत जो 3 व्यक्तियों का नाम आता है उसमें हम लौह पुरुष की बात करते हैं। लौह पुरुष वही व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हों की बड़ी भूमिका रही इन पूरी 552 रियासतों को या कहीं प्रिंसली स्टेट को भारत में शामिल करने के लिए। फिर हम कहें वीपी मेनन भारत सरकार के सचिव थे। इनके सहयोग से, लॉर्ड माउंटबेटन के सहयोग से, इन तीनों के गठने या तीनों के रजामंदियों के आधार पर हमने भारत में 552 रियासतों को शामिल कर लिया। अब वीपी मेनन जो थे ना, ये बहुत बड़े इनके कहें इतिहासकार भी रहे, पूरे इतिहास पे भारत के इन्होंने बुक भी लिखी है। तो कई बार ना ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखी है। देखो वीपी मेनन की 2 पुस्तक लिखी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बाकी आप अन्य बुक भी देख सकते हैं। वीपी मेनन की बुक थी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। एक बुक ये याद रखना, या कई बार वो आपको इतना हिस्सा पूछ लेता है बस, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो किसने लिखी है, वीपी मेनन ने। फिर दूसरी बुक का नाम है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया। ये दो बुक को आप ध्यान रखें, कभी भी एसएससी वगैरह इस तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरीके के पुस्तक पूछ ली जाती है कि किसने लिखी। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से 1858 का जो एक्ट था उसके बाद जो सत्ता या कहें पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। फिर हमने कहा कि हमारे यहाँ भाषाई आधार पर आज स्टेट नहीं बनते हैं, भाषाई आधार पर आज़ादी से पहले मांग हो रही थी, जैसे मराठा, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी। और इसी को ध्यान में रखते कॉन्ग्रेस ने एक नागपुर प्रस्ताव भी लाया था। उसमें कहा गया था कि हाँ, हम आने वाले समय में भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करेंगे। फिर ये था लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को बंटना था और प्रिंसली स्टेट को कहा गया था कि या तो आप आज़ाद रहें या इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो जाए। फिर हम कहते हैं इन्होंने ही इस योजना के तहत ही सर रेडक्लिफ भारत में आते हैं। ये इस निष्पक्षता के साथ आते हैं कि हम पंजाब और बंगाल वाले क्षेत्र से पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, या कहीं मैपिंग करेंगे, विभाजन रेखा खींचेंगे, जिसके आधार पर इंडिया और पाकिस्तान बटा होगा। फिर 565 रियासतें में से हमने देखा 13 पाक में चली गई, यानी कि पाकिस्तान में चली गई, और 552 भारत में शामिल। अब हम देखते हैं कि भारत में 552 जो रियासतें थी उसमें जो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, को भारत में कैसे शामिल किया गया, क्योंकि इन्हें शामिल करने के लिए हमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सरदार पटेल ने यहाँ पर अग्रणी भूमिका अपनी निभाई। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। देखो, ये कहा गया था माउंटबेटन योजना में कि भारत में रहे या पाकिस्तान में जाए या खुद आज़ाद रहें देशी रियासतें, ये पूरी तरीके से डिपेंड होगा उनकी मर्जी पर। वो जहाँ चाहना चाहे खुद को आज़ाद
रखना चाहे वो उनकी मर्जी होगी। इसलिए जो निज़ाम थे वहाँ के, देखो अभी जो निज़ाम वर्ड भी है ना, निज़ाम वर्ड को ज़रा हम जान लें। निज़ाम यहाँ पर एक अलग से उपाधि दी गई थी इन्हें ये उपाधि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के द्वारा दी गई थी। यहाँ के जो भी शासक होते थे उनके आगे निज़ाम उपाधि जुड़ी होती। ये किसने दी थी? औरंगज़ेब ने ये उपाधि इन्हें दी थी। तो जितने भी शासक हुए हैदराबाद के, वो बाद में निज़ाम अपने नाम के आगे जोड़ने लगे। उस समय जब भारत में इसे शामिल किया जाना था तो वहाँ के निज़ाम कौन थे? उस्मान अली खान। उस्मान अली खान के समय हुआ क्या कि ये भारत में शामिल भी नहीं होना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में। मगर समस्या ये थी, हमारे सरदार पटेल ये कहते हैं कि जो भारत का दिल है वो हैदराबाद है, हम उसे अपने से अलग कैसे रख सकते हैं। इसलिए वहाँ पर जब ये नहीं माने तो वहाँ पर एक हमें पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, उसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जाते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत हमने वहाँ पर कार्रवाई की और इसे हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। 1948 में, सितंबर 1948 में भारत में इसे शामिल कर लिया जाता है। मगर अब जब बात आई, देखो माउंटबेटन के सामने समस्या ये थी, जहाँ पर मुस्लिम जनता ज़्यादा हो या हिंदू जनता ज़्यादा हो और उनका शासक किसी दूसरे धर्म का हो, इसके एग्जाम्पल अभी बताएंगे, तो वहाँ पर योजना क्या बनाई जाए। देखो जब देसी रियासतों में, मान ले एक एग्जाम्पल ले कश्मीर का, कश्मीर में जो शासक कौन थे? हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, तो वो थे हिंदू, मगर वहाँ की ज़्यादा जनता कौन थी? मुस्लिम। और यहाँ जूनागढ़ में देखेंगे यहाँ का शासक कौन था? मुस्लिम। और यहाँ की जो मेन जनता थी वो हिंदू थी, 80% से ऊपर जनता हिंदू की। तो यहाँ इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इन देसी रियासतों को ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा, वो जिन्ना को भी बुलाया, जिन्ना को प्रस्ताव वो भेजा और उस प्रस्ताव में कहा कि जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो, वहाँ का शासक किसी दूसरे धर्म का हो, जनता जो वहाँ की होगी, जो शासित जनता होगी वो किसी दूसरे धर्म की, तो उसके लिए क्या किया जाए? वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए। उसके आधार पर जनता की मर्जी हो कि वह किस राज्य में या किस देश में शामिल होना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो इंडिया हो, या अपने आप को आज़ाद रखना चाहता है। मगर होता क्या है, महाराजा हरि सिंह क्या है, अपने आप को अलग रखना चाहते थे, कश्मीर को अपने आप को अलग रखना चाहते थे। वह ना तो भारत के साथ जाना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के साथ। मगर हुआ क्या, जब ये प्रस्ताव भी उन्हें दिया गया था जिन्ना को, उन्होंने गलती यहाँ पर यह कर दी कि उन्होंने यह कर दिया कि अपने सैनिक भेज दिए और कश्मीर को आक्रमण करने के लिए, कहीं उसे अपने में मिलाने के लिए सैनिक कार्रवाई यहाँ पर की। अब उसी ही डर से हरि सिंह ने सीधे किससे कांटेक्ट किया? भारत की सरकार से, भारतीय सरकार से उन्होंने कांटेक्ट किया और विलय और सरदार पटेल ने यह कहा कि हम आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके तहत ही भारत में जम्मू एंड कश्मीर शामिल हो जाता है। मगर जब तक ये शामिल होता, उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, जम्मू कश्मीर शामिल होने से पहले यहाँ पर पीओके पाकिस्तान कब्जा लेता है। अब जब ये मांग उठी थी तो जनमत संग्रह की यहाँ पर बात हुई, जनमत संग्रह कराया जाए, यहाँ की जनता से पूछा जाए कि वह कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या खुद को आज़ाद रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वहीं जो पूरा कश्मीर है हमारा, जो जम्मू एंड कश्मीर है, पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। मगर ये इतिहासकार कहते हैं अगर जिन्ना वो कार्रवाई नहीं करते, ठीक है, अगर वहाँ जनमत संग्रह कराया गया होता, क्योंकि जनमत संग्रह की वहाँ बात थी, जनमत संग्रह कराया गया होता तो आज जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के पास होता। क्योंकि बेशक वहाँ के हरि सिंह कौन थे? हिंदू थे शासक, मगर वहाँ की जनता ज़्यादा कौन थी? मुस्लिम थी। ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो ये कहा जाता है जिन्ना ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की थी कि उन्होंने सीधे कार्रवाई कर दी उसे अपने शामिल करने के लिए और जनमत संग्रह नहीं कराया। अब मांग उठती है कि वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाए। देखो जनमत संग्रह के ऊपर भारत का स्टैंड यही है, जब तक अगर जो आज़ाद भारत के समय जो हमारा जम्मू कश्मीर था, पीओके पाकिस्तान के पास नहीं था, वो पीओके से पीछे हट जाता, वो पीओके को आज़ाद कर देता, उसके बाद ही हम जनमत संग्रह कराएं। अगर वह पीओके में रहता, उसे आज़ाद नहीं करता, तब तक हम रेफरेंडम या कहें जनमत संग्रह वहाँ नहीं करें। अब बात आती है जूनागढ़ की। देखो जूनागढ़ में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे। जूनागढ़ के शासक थे नवाब महाबत अली खान। नवाब महाबत अली खान, वो जो जूनागढ़ था वो गुजरात का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था, वहाँ पर ये स्थित था जूनागढ़। और ये कहा जाता है हैदराबाद भारत में उस समय सबसे जो अमीर थी, वो सबसे अमीर रियासत कही जाती थी। और जो इनके शासक थे उन्हें तो ये कहा जाता है टॉप, उस समय के टॉप जो अमीर लोग थे उनमें शामिल हुआ करते थे। वहीं दूसरे पे देखें कि दूसरे नंबर पर जूनागढ़ को दूसरे नंबर पर क्या कहा जाता है, ये दूसरी अमीर रियासत है। मगर होता क्या है, यहाँ की 80% जनसंख्या जो थी
हिंदू थी। 80% जनसंख्या जो थी हिंदू थी। मगर हुआ क्या, जो यह नवाब थे यहाँ के, महाबत अली खान, ये क्या कहते कि हमें पाकिस्तान में शामिल किया जाए। मगर सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर जनमत संग्रह करा लिया, क्योंकि हमने कहा था ना कि माउंटबेटन ने एक परियोजना रखी थी जिसके तहत ये कहा गया था कि इस तरीके की समस्या आएगी जहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला केस फंसेगा, जहाँ पर शासक दूसरे धर्म से होगा और जनता वहाँ पर बहुल होगी दूसरे धर्म की, तो वहाँ पर हम रेफरेंडम कराएंगे। तो यहाँ पर रेफरेंडम हुआ तो सीधे तौर पर जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया, क्योंकि वहाँ पर जनता की चली और 80% वहाँ हिंदू थे, तो ये जूनागढ़ भारत में शामिल होना ही था। मगर अब क्या होते हैं कि नवाब महाबत अली खान पाकिस्तान चले जाते और कहा यह जाता है कि अगर वो भारत में ही रह रहे होते तो आज इज्जत उन्हें ज़्यादा मिल रही होती, और ये कहा जाता है अब पाकिस्तान में बाद में उनकी इज्जत नहीं रखी गई। और हम देखते हैं कि 3 रियासतों को भी हमने शामिल कर लिया, और जितनी ही रियासतें भारत में थी 552, क्योंकि और जो बाकी थी 13 रियासतें वो पाकिस्तान के अंडर आती थी, तो जितनी भी रियासतें थी उस समय इनको सम्मान के लिए हमने क्या किया था, एक प्रीवी प्रेस रखा था। प्रीवी प्रेस का मतलब ये हुआ कि हम जितने भी रियासतें हैं उनके राजा महाराजा नवाब रहे हैं, उनके परिवार को सम्मान की नज़रों से देखेंगे, उन्हें विशेष अधिकार भी देंगे, विशेष आर्थिक सहायता भी देंगे, वो सब चीज़ हम करेंगे, ठीक है। मगर क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी आती है तो इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन किया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया, और सीधे ही जो देसी रियासतों को मिलने वाला सम्मान था, विशेष सहायता थी, विशेष आर्थिक सहायता थी, उसे समाप्त ही कर दिया। प्रीवी प्रेस 1971 में समाप्त हो जाती है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना, उस पर यह कहा गया कि भारत में सभी आम नागरिक हैं, और भारत किसका है, हम भारत के लोगों का। तो यहाँ पर कोई ऊंचा या बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको समान भाव से रखना चाहिए। इसलिए इंदिरा गांधी ने ये जो स्टेप चला था, इससे फ़ायदा भी उन्हें हुआ, क्योंकि जब हम अब ये कहें कि वो राजा महाराजा है, अगर उसे भी हमारे समान बना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी को इसका फ़ायदा भी मिला। जैसा कि हमने बताया, भारत में भाषाई आधार पर नए नए राज्यों की मांग हो रही थी, या कहीं डिमांड की जा रही थी। वैसे ही हम देखते हैं, इसी डिमांड को ध्यान रखते हुए 1948 में, या कहें जून 1948 में, एक एस.के. धर कमीशन बनाया गया। एस.के. धर, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। एस.के. धर कमीशन बनाया गया, और दिसंबर 1948 में अपनी इन्होंने रिपोर्ट पेश की, और उसमें कहा गया क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, और साथ ही साथ भाषा के साथ बोली भी बोली जाती हैं। अगर इसके आधार पर भारत में निर्माण किया जाएगा राज्यों का, तो पता नहीं कितने राज्य भारत में बन सकते हैं। इसलिए ये कहा गया कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण ना किया जाए। ये साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी तरीके से हम राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे वो उठ रही मांग पंजाब से हो, आंध्रा से हो, या कन्नड़ वाले क्षेत्र, या कहीं से भी हो, उस तरीके से हम नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब ये कहा कि जो निर्माण किया जाए उसका आधार जो रखा जाए प्रशासनिक सुविधा। यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से अपने काम कर सके, जो योजना सरकार बनाती है उसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट उस क्षेत्र में कर पाए, निर्णय सही से ला पाए, कानून व्यवस्था सही से बन पाए। इसके आधार पर ही हमें नए राज्य का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये साफ मना कर दिया, भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होगा। कब? एस.के. धर कमीशन के थ्रू। उसके बाद ही तुरंत विरोध दोबारा बढ़ने लग जाता, तो भाषाई आधार पर मांग कर रहे थे। मगर होता क्या है, दिसंबर 1948 में, यहाँ देखें, दिसंबर 1948 में ही एस.के. धर कमीशन की रिपोर्ट आई। मगर दिसंबर 1948 में ही दोबारा से एक समिति बना दी गई, जिसे हम JVP समिति के नाम से आते हैं। जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब हो गया पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ही व्यक्तियों की समिति को हम JVP समिति कहते हैं, जो दिसंबर 1948 में बनी, और अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की। इन्होंने इनकी ही अनुशंसा, या कहें जो इन्होंने अपनी सिफारिश की थी, उसी सिफारिश को मानते हुए कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण ना किया जाए। अगर भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। चुनौती यही कि हम कितने राज्यों का निर्माण पर करेंगे। इसलिए इन्होंने भी कहा केवल प्रशासनिक आधार पर, या कहें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में जब भारत का संविधान भी लागू हो जाता है, 1950 में हमारे क्षेत्र में जो राज्य बनाए गए उनकी 4 कैटेगरी बनाई गई। सबसे पहले देखते हैं जो पहली कैटेगरी थी, जहां पर जो ब्रिटिश गवर्नर होते थे, या कहें जो ब्रिटिश सरकार सीधे शासन करती थी, वहां पर कोई देशी रियासतें नहीं थी, उसको कहा ब्रिटिश प्रोविंस। इस प्रोविंस की
जो संख्या थी या प्रांत की जो संख्या थी वो 9 थी, और जहाँ पर सीधे गवर्नर का शासन चलता था। जैसे उसमें कुछ एग्जाम्पल हम जाने, पश्चिम बंगाल, आप देखते होंगे बंगाल में पूरा अंग्रेजों ने राज किया डायरेक्ट रूप से। फिर देखते हैं उड़ीसा, फिर देखते हैं मुंबई, जो मुंबई प्रोविंस इनके पास थी। फिर देखते हैं मद्रास में इन्होंने पूरी तरीके से शासन किया। तो इसी आधार पर ये 9 राज्य हमने निर्माण किए, किसके तहत, 1950 में बांटी गई 4 श्रेणियों के तहत। ये थी ए श्रेणी। फिर हम देखते हैं बी में किसे बांटा गया। बी में बांटा गया जो हमारी देसी रियासतें थी, जो नई नई देसी रियासतें निकल करके आई थी, उसको भी हमने स्टेट घोषित करते हुए 9 राज्य उनके अलग से बनाए। और उनकी पहचान किस आधार पर की जाती है, वहाँ पर पहले देसी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर। मैसूर वही है जो वर्तमान में कर्नाटक जिसे हम बोलते हैं। फिर था कमीशन, यहाँ कमीशन वर्ड लिखा है, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कमीशन प्लस शाही शासन, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन तो था ही, साथ ही साथ वहाँ पर शाही शासन भी था, दोनों का मिल करके शासन किया जाता। उस आधार पर ये कितने थे, 10 राज्य बनाए गए, जैसे हिमाचल प्रदेश, कूच बिहार, अजमेर, भोपाल। अब यूटी की बात आई। आपको ये पता है कि भोपाल किसके नाम पर भोपाल रखा गया। भोपाल जो नाम रखा गया, वहाँ पर राजा भोज थे। राजा भोज के आधार पर जो गुर्जर कौम से समुदाय से बिलोंग रखते हैं, भोपाल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। राजा भोज उनका नाम था। यूटी की बात करते हैं, जो हमने इस चारों कैटेगरी में डी नंबर पे रखा, वहाँ पर एक अंडमान निकोबार को अलग से समूह बनाया गया या कहीं श्रेणी बनाई गई। इसके आधार पर हमने 4 श्रेणी में भारत का जो पूरे राज्य थे उन्हें बांटा गया। अब जब ये सारी श्रेणी बट गई, आप इसमें कहीं भी आंध्र प्रदेश का नाम नया नहीं सुने। और आंध्र प्रदेश वह राज्य था जो लंबे समय तक या कहीं आज़ादी से पहले भी 1946 में तो ज़्यादा प्रबल हो गई थी इनकी मांग कि हमारा जो राज्य है आंध्र प्रदेश अलग से बनाया जाए। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ चढ़ करके इनका समर्थन कर रही थी। पोट्टी श्रीरामल्लू नाम से एक व्यक्ति थे, इनको जानते हैं। पहले ये थे कौन, देखो पोट्टी श्रीरामल्लू एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, या कहें गांधी जी खुद इनके समर्थक थे। गांधी जी यह तक कहते थे कि अगर इनके जैसे पोट्टी श्रीरामल्लू जैसे मुझे 11 व्यक्ति और मिल जाए ना, तो मैं भारत को कितनी जल्दी आज़ादी दिला सकता था। बहुत ही अहिंसक व्यक्ति थे ये। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से भी जुड़े, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े, और ये कांग्रेस के सदस्य ही थे। और इनकी ही मांग थी लंबे समय तक कि भारत में एक आंध्र प्रदेश नाम से नए राज्य का निर्माण किया जाए। होता क्या है, जब इनकी इस 4 श्रेणियों में कहीं भी आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं किया गया, आंध्र प्रदेश को नहीं बनाया गया, तो क्या हुआ, 56 दिन तक आमरण अनशन पर ये बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, पूरी तरीके से आमरण अपना समर्पित कर देते हैं। मगर होता क्या, सरकार यहाँ सोचती है कि जल्दी ही अपना आमरण अनशन खत्म कर देंगे। मगर होता क्या है, 56 दिनों के अंतिम दिनों में ये कोमा में चले जाते हैं, और कोमा के कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ पर इतना तगड़ा विरोध हो जाता पूरा आंध्र वाले क्षेत्र में, तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र में। इसी विरोध के कारण सरकार को या कहीं नेहरू को दबाव में आना पड़ता है, और 1 अक्टूबर 1953 में, यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर पहला आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, या कहीं आंध्र प्रदेश बनाया गया। और उसकी राजधानी शुरुआत में किसी को रखी, कुर्नूल को राजधानी रखी गई। वर्तमान में उसकी जो बाद में राजधानी चेंज कर दी वो कौन थी, हैदराबाद उसकी राजधानी बनाते हैं। कि जैसे ही आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया गया, नया राज्य बना दिया गया, तो पंजाब वाले क्षेत्र से भी अलग राज्य की मांग होने लगी, और गुजरात और महाराष्ट्र को भी अलग किए जाने की मांग होने लगी। हम कहते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी से, या कि बम्बई वाला जो राज्य था उससे गुजरात और महाराष्ट्र की भी बात होने लगी, और अन्य क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्य बनने की मांग होने लगी। अब हम देखेंगे कि क्या कारण भारत में बताए गए कि किसके आधार पर हम नए राज्यों का देश के अंदर निर्माण करें। उसके लिए सबसे बड़ा आयोग जो बैठा, जिसने लगभग 3 सालों में या कहीं 2.5 सालों में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की, वो था फजल अली आयोग। यही इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस के आधार पर भारत में आज के समय में राज्यों या यूटीओ का निर्माण किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे तो फजल अली आयोग था, दिसंबर 1953 में बैठता है और 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देता है। साथ ही साथ इसमें 2 सदस्य और थे, KM पर्णिकर और HN कुंजरू। अब इन्होंने जो अपनी अनुशंसा रखी या 4 डिमांड की जिसके आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए, सबसे पहली थी देश की एकता एवं सुरक्षा का संरक्षण। अगर देश की एकता और अखंडता या कहीं सुरक्षा को कहीं भी हमें समस्या देखने को मिले, नए राज्यों का निर्माण करना पड़े, तो हमें कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की अखंडता या कहीं एकता को हमें बनाए रखना है। उसमें किसी भी तरीके की आँच या उसमें टूटन नहीं आनी चाहिए। इसी का ध्यान में रखते हुए जैसे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट
स्टेटों को देखते हैं कि हमारे जो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम है उसी को हम देखें कि वो देश की एकता को मजबूत करता है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर सभी राज्यों की संस्कृति अलग अलग है, चाहे वो असम की हो, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, सब की संस्कृति अलग है। और ये देश की एकता को और मजबूत करता है कि हमने आपकी संस्कृति को या कहीं आपकी पहचान भी दी है और हमने देश की एकता को भी बढ़ाया है। तो दूसरा हम देखें भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर, देखो भाषाई आधार पर आपको पता चल गया, भाषा है साथ में तो हो सकता है उसका कल्चर या संस्कृति भी थोड़ी अलग हो। तो भाषा के आधार पर जैसे हम आंध्र प्रदेश का देखते हैं, हम कर्नाटका को देखते हैं, तमिलनाडु को, केरल को, गुजरात को, पंजाब को, महाराष्ट्र को, तो ये सब कहते हैं भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर। और ये ध्यान रखना कि केवल एक ही आधार पर किसी राज्य का निर्माण नहीं किया जाता, हो सकता है किसी एक राज्य को बनाने के लिए ये 2 विशेषता एक साथ हो, या 2 कारण एक साथ हो, या 3 कारण, या चारों ही कारण एक साथ हो। इसे बहुत सरल शब्द से समझे, उसकी भाषा भी अलग रही, देश की एकता के लिए भी जरूर था, क्योंकि वहाँ पर इतने विरोध हो रहे थे। अगर हम उसे नया राज्य देते तो कहीं ना कहीं विरोध और ज़्यादा बढ़ सकता था, वो अलग होने की मांग भी कर सकता था। वित्तीय और आर्थिक, और तीसरा कारण अब देखें वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक महत्व, यानी कि हो सकता है जो एक राज्य है उसका एक छोटा सा भाग, जिसमें हम एग्जाम्पल जानेंगे। देखें उत्तराखंड बना है किससे अलग होकर के, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, मध्य प्रदेश से झारखंड बना है, बिहार से अलग होकर के। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये एक ऐसा भाग था जिसकी संस्कृति भी थोड़ी अलग थी। किससे? हम देखते हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, और कहें कि बिहार से। तो यहाँ कारण क्या कि वहाँ की वित्तीय स्थिति दूसरे भाग से थोड़ी अलग थी या कहीं कमज़ोर थी, आर्थिक आधार पर वह कमज़ोर था, वहाँ को आर्थिक आधार पर वहाँ सहायता सरकार नहीं पहुँचा पाती थी। प्रशासनिक महत्व, यानी कि जो इतना बड़ा क्षेत्र था उतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन को पूरी तरीके से किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से पॉलिसियाँ चलाई जाए, साथ ही साथ प्रशासन कैसे कानून व्यवस्था पर कंट्रोल रखे, जनता तक मूलभूत सुविधा पहुँचा पाए, वो समस्याओं का सामना करना पड़े तो हम नए राज्यों का भी निर्माण कर सकते हैं, जैसे यूके, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर चौथा देखते हैं, चौथा कारण हमारे सामने निकल कर कहते हैं राष्ट्रीय या राज्य योजना का सफल क्रियान्वयन। अब देखिए आप इतने बड़े क्षेत्र होंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र है, इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा क्राइम वहीं पर होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण कि जो वहाँ की राज्य या नीतियाँ चलाई जा रही है, योजना चलाई जा रही है सही, या कहें कि केंद्र सरकार ने कोई योजना बना करके राज्य सरकार को दी है, वो इम्प्लीमेंट करने में अगर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो भी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण दे, जब मायावती थी, मायावती के समय ये कहा गया, उन्होंने प्रस्ताव भी लाया था अपनी विधानसभा में कि हमें यूपी को 4 भागों में बांट देना चाहिए, जैसे पूर्वांचल, अवध वाला क्षेत्र, और ऐसे ही हम देखें बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो ये मांग इन्होंने की थी कि हम यूपी को 4 भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग है, कुछ सांस्कृतिक आधार पर देखें तो वो भी अलग हमें दिखाई देता है, साथ ही साथ हम विकास के आधार पर देखें या उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन के आधार पर देखें तो हमें उनको यूपी को 4 भागों में बांट देना चाहिए। मगर ऐसा हुआ नहीं, उस समय मनमोहन सरकार थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये प्रस्ताव, क्योंकि पूरी तरीके से आपको पता है संघ सरकार का विषय होता है या कहें केंद्र सरकार का विषय होता है। संसद इस पर नियम कानून बनाती है कि नया राज्य हमें बनाना है नहीं बनाना, राज्य उसमें किसी भी तरीके की शक्ति उसे नहीं दी गई है। अब हम देखते हैं जब ये रिपोर्ट आ गई है, कहीं इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो उसके आधार पर अब देखा गया कि हमें 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता। राज्य पुनर्गठन आयोग जो किसकी अनुशंसा पे बना था, वो फजल अली आयोग की जो डिमांड थी या कहें उन्होंने जो कारण बताए थे नए राज्यों के बनने के, उनके ही आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और क्या किया गया, जहां हमने 4 श्रेणी देखी थी, राज्यों की 4 श्रेणी बनाई थी ABCD, वहां पर उसे घटा करके अब 7वां संविधान संशोधन कर करके केवल हमने 2 श्रेणी बना दी, A और B। ए श्रेणी में हमने किसको रखा, 14 स्टेट, उस समय 14 राज्य थे तो 14 स्टेटों को रखा गया कि नहीं, इसमें हम रखेंगे राज्यों को। फिर हमने दूसरी बनाई, वो यूटी बनाई, उस समय यूटी कितने थे हमारे देश में, 6। तो हम देखते हैं कि इस आधार पर, इन्हीं 4 आधार पर देश में नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। अब हम जरा देख लें कि ये जो स्टेट बनाए गए थे उस समय, असम, पंजाब, मुंबई। देखो इस असम, पंजाब, मुंबई लिखने का मेरा विशेष कारण यही है कि इन राज्यों से अभी भी नए नए स्टेटों की मांग हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे 1966 में शाह आयोग बनाया गया, जिसके तहत जो पंजाब होता था, पहले उसे हम पैप्सू के नाम से जानते थे, पंजाब उससे अलग निकाला गया जहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती थी, हरियाणा जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी। फिर एक जो हमारा हिमाचल प्रदेश था, पहले यूटी था,
उसे भी इससे निकाल दिया गया। और 1971 में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले हिमाचल प्रदेश मतलब ये हिमालय वाला क्षेत्र था, ये दोनों मैदानी थे, तो हिमाचल प्रदेश को उसे निकाला गया, उस समय उसे यूटी रखा गया। 1971 में इसे एक स्टेट बना दिया गया और चंडीगढ़ को एक यूटी बनाया गया। तो हम देखते हैं शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1966 में हमने दो यूटी और 2 राज्यों को देखा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। फिर हम बात करते हैं बम्बई की। बम्बई जो उसे राज्य घोषित किया गया था, जो 14 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में। मगर हुआ क्या, बढ़ती मांग के कारण भाषाई आधार पर 1960 में एक तरफ गुजराती बोलने वालों को गुजरात बना दिया गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र बना। अब हम यहाँ देखते हैं कि जरा यहाँ पे 1987 लिखा है, तो 1987 को 3 राज्य बने थे, उनको जान लेते हैं। आपको पता है कि पहले ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में, जब गोवा को हमने आजाद कराया था, और इसे 1987 में हमने पूर्ण राज्य बना दिया था। वहीं हम देखें मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में असम से अलग कर करके हमने क्या बना दिया, दोनों को राज्य बना दिया। तो ये याद रखना, ये तीनों ही 1987 में बने थे। फिर हम देखते हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में क्या बने थे, ये भी एक राज्य बन गए थे। फिर देखते हैं सन 2000 में यूके, छत्तीसगढ़, झारखंड को इनके विकास के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, प्रशासनिक स्थिति के आधार पर इनको भी हमने अलग कर करके 3 राज्य बना दिए गए। फिर 1975 में हमने बताया था कि इसके लिए हमें संविधान संशोधन भी करना पड़ा था। 35वां संविधान संशोधन हमने किया था, जिसमें हमने सिक्किम को 1975 में बना दिया गया था। अब हम नॉर्थ ईस्ट को किसके नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर प्लस 1, यानी कि 7 सिस्टर में हम ये वाले राज्य जोड़ते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, फिर हम जोड़ते हैं असम, इनको 7 कहते हैं, और एक को सिक्किम को। तो 7 + 1 को जोड़ करके हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट बनता है, नॉर्थ ईस्ट भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हम देखते हैं जो सबसे नया राज्य हमारा जो बना था, तेलंगाना। तेलंगाना की मांग भी ना आज़ादी के समय से ही होती रही है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आंध्र प्रदेश तो बना दिया गया। देखो तेलंगाना में और हमारा आंध्र प्रदेश में तेलुगु ही बोली जाती है, मगर हुआ क्या, तेलंगाना अपने आप को अलग मानता है, अपनी आइडेंटिटी अलग मानता है कि हमारा राज्य बनाया जाए। और ये मांग देखते हैं ये आज़ादी के बाद से ही चालू है। और जब 1956 में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया था, तो उसके बाद तो इसकी मांग और ज़्यादा प्रबल होने लगी, खास तौर पर विकास, प्रशासनिक आधार पर, अलग संस्कृति के आधार पर। भाषा तो सेम है। तो यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर आज़ादी के बाद तेलंगाना प्रजा समिति बनाई गई। इस प्रजा समिति ने, तेलंगाना प्रजा समिति ने पूरी तरीके से आंदोलन चलाया, जो समय समय पर शांतिपूर्ण भी रहा, कभी हिंसक। इसी के तहत उन्होंने जय तेलंगाना आंदोलन चलाया। मगर क्या होता है, इसका ही हमें अगेंस्ट में 1972 में जय आंध्रा आंदोलन देखने के लिए भी मिला। जो ये जय आंध्रा आंदोलन का मतलब ये था कि हम अपने राज्य को टूटने नहीं देंगे। वहीं जय तेलंगाना आंदोलन क्या था, हमें अलग से आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य चाहिए, वो तो तेलंगाना। फिर हम देखते हैं, और समय समय पर चाहे वो बीजेपी आई हो, चाहे कांग्रेस आई हो, उन्होंने पूरी कोशिश की, चाहे वो इंदिरा के समय हो, चाहे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू के समय, समय समय में पूरी कोशिश की गई है कि एक अलग राज्य बनाए गए। खुद राज्य में विरोध चलता रहा और सरकार में भी विरोध देखने के लिए, हमें संसद में भी देखने के लिए मिलता रहा। इसलिए कभी हम तेलंगाना को उस समय बना ही नहीं पाए। फिर जो सबसे बड़ी कोशिश की गई थी 2010 में, जब मनमोहन सरकार थी, श्री कृष्णा समिति बनाई गई। इसी की अनुशंसा को, इसकी ही जो रिकमेंडेशन थी, उसी को ध्यान में रख करके हमने 2 जून 2014 को तेलंगाना राष्ट्र की निर्माण किया था, कि नींव रखी थी। और उसके जो पहले सीएम बने थे वो थे चंद्रशेखर राव। और चंद्रशेखर राव किस पार्टी के थे, आपसे अक्सर ये पूछ लेना किस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, ये पार्टी कहाँ की है, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसके आधार पर चंद्रशेखर राव पहले सीएम। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि भारत में किस तरीके से, किस कारणों के आधार पर राज्यों को जन्म दिया जाता है या यूटी को जन्म दिया जाता है। और उससे पहली वीडियो हमने जाना था कि किस प्रोसेस के तहत हम एक नए राज्य का या नए यूटी का जन्म देते हैं। मगर अब ये सवाल ये है कि वर्तमान में नए राज्यों की डिमांड नहीं होती है, अभी भी नए नए राज्यों की डिमांड होती रही है। अभी बीच में ही हमने एक एग्जाम्पल आपको यूपी से बताया था। यूपी में कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले भाग को अलग कर दिया जाए, बुंदेलखंड वाले भाग को अलग कर दिया जाए, वहीं अवध वाले भाग को अलग कर दिया जाए, अंचल वाले भाग को अलग कर दिया जाए। मगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें, जो महाराष्ट्र वाला भाग है, महाराष्ट्र में एक विदर्भ नामक एक क्षेत्र है, विदर्भ में हर बार सूखा पड़ता है। और ये इनका कहना है कि हमारा विकास अब इतना नहीं हो पाया, इसलिए हमें एक नया स्टेट बनाया जाए। फिर हम गुजरात चले तो गुजरात में सौराष्ट्र,
सौराष्ट्र के लोगों की ये मांग है, हमें भी एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की ओर चले, तो वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर गोरखालैंड की मांग होती है कि गोरखालैंड को एक अलग स्टेट बनाया जाए। फिर हम असम की ओर जाते हैं तो हमें असम में देखने के लिए मिलता है बोडोलैंड, जो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, बोडो लैंग्वेज बोलते हैं। वो ये कहना है कि हमें भी एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो समय समय पर ये मांग होती रहती है, सरकार या कहें संघ सरकार इस पर निर्णय लेती है, राज्य सरकार इस पर निर्णय नहीं ले सकती। अब एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ अलविदा कहता हूँ कि आप, मेरा जो क्वेश्चन है, आप ये बताएं, कर्नाटक राज्य से समय समय पर यह डिमांड होती रहती है कि वहाँ पर उसे अलग झंडा रखने की आज़ादी दी जाए। क्या भारत में ये संभव है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताइए। साथ ही साथ कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो वो भी आप हमसे शेयर कर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय